Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the types of electrophoresis. In previous video we have been discussed about the electrophoresis theory, basic concepts about electrophoresis, what are the applications of electrophoresis. So in today's lecture we will discuss about the types of electrophoresis. There are mainly two types of electrophoresis based on their supporting medium. The first one is paper electrophoresis, second one is gel electrophoresis. So in this slide we have a paper electrophoresis. So in this method the sample is applied as a circular point or a spot on the strip of Whatman filter paper or cellulose acetate paper moistened with the buffer solution. The end of paper is immersed in a separated tanks containing buffer and in which electrodes are fitted, then passing electric current on electrodes, which result the ions in the sample to migrate towards the oppositively charged electrodes at a characteristic rate. This method is suitable for the separation of low molecular weight components like amino acid, small peptides and nucleotides. So यहाँ पे बताते हैं कि जो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, इसमें क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर होता है, उसके ऊपर सैम्पल सोल्यूशन लेते हैं और उसके ऊपर एक स्पॉट लगाते हैं. ठीक है, फिल्टर पेपर आपके पास वॉटमन फिल्टर पेपर या फिर सेलुलोज एसीटेट पेपर भी हो सकता है. अब उसके ये जो फिल्टर पेपर आपके पास होती है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फिल्टर पेपर के दोनों एंड्स हैं, इसको कंटेनर में यहाँ पे डिप किया गया है. ठीक है, और इसको किसी बैटरी के साथ, किसी पावर सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट किया है. ठीक है, सो यहाँ पे जो चार्ज आइंस होते हैं ये माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स द ऑपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स. अगर जो आइंस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेंगे, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे. सो जिन आइंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू कर देंगे. ठीक हो गया. सो ये क्या होगा, यहाँ पे मतलब पेपर को यूज़ किया जा रहा है फॉर द आइंस और चार्ज सेपरेशन के लिए. अब यहाँ बोलते हैं कि आमतौर पर इसके ज़रिए से हम लो मोलिकुलर वेट कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट करते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड हैं, छोटे पेप्टाइड्स हो सकते हैं या फिर न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं. अब आगे आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ जेलेटिनियस मटेरियल सच एज एग्रोज, एक्राइलामाइड एंड सेलुलोज एसीटेट और स्टार्च. Gel acts as a supporting material for a sample separation and introduces a sieving action, which allows the separation of molecules on the basis of their size, shapes, and charges. Gel matrix, viscosity, density, and pore size are the factors affecting the sample migration and separation. Commonly used to separate the DNA, RNA, and proteins. So gel electrophoresis में क्या होता है, जेलेटिनियस मटेरियल होता है, उसको यूज़ किया जाता है एज ए सपोर्टिंग मीडिया. ठीक है, जिसमें एगरोज भी हो सकता है, एक्राइलामाइड हो सकता है, सेलुलोज एसीटेट या फिर स्टार्च हो सकता है. अब यहाँ पे बोलते हैं कि जो जेल होता है इसको इसे सपोर्टिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है. इसमें स्पेशलाइज्ड सिविंग एक्शन के ज़रिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं. और किस बुनियाद के ऊपर सेपरेट होते हैं कि उसका साइज़ कितना है, उसका शेप कैसा है और उसके ऊपर चार्ज कितना है. तो इन बुनियादों के ऊपर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सेपरेट होते हैं. इसी तरह कुछ यहाँ पे फैक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे जेल मैट्रिक्स की विस्कोसिटी है, डेंसिटी है या फिर जो पोर साइज़ है, ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है सैंपल की जो माइग्रेशन होती है और या फिर सैंपल की सेपरेशन होती है. कि सैंपल मॉलिक्यूल्स होती हैं, यानी वो मॉलिक्यूल जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, जिसको हम सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी माइग्रेशन और सेपरेशन के ऊपर यहाँ पे फ़र्क पड़ सकता है. अब यहाँ पे बोलते हैं कि इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए से हम DNA, RNA और प्रोटीन्स जो होते हैं उसको हम सेपरेट कर सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में एक जेल जो है इसका जेल की एक जेल है दिया हुआ है. ठीक है, और इसमें यहाँ पे आपको बैंड्स नज़र आ रहे हैं. ये देखें, वेरियस बैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं. इस बैंड्स का मकसद क्या है, यहाँ पे सेपरेशन हुई है और इन सेपरेशन के इनका मकसद ये है कि जो आपको यहाँ पे कुछ डार्क स्पॉट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं. डार्क स्पॉट्स का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस रेंज में ज़्यादातर ये एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे चार्ज के ऊपर, शेप के ऊपर या फिर साइज़ के बेस के ऊपर यहाँ पे क्या होती हैं, सेपरेशन होती है. टाइप्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेपरेशन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ electrophoresis. First one is non-denaturing or native gel electrophoresis.
जिसमें क्या होता है, सेपरेशन किस वजह से होती है, बाय साइज एंड चार्ज, या फिर उसको हम कह सकते हैं चार्ज टू मास रेशो के बेस के ऊपर सेपरेशन होती है, और साथ साथ में शेप के बेस के ऊपर सेपरेशन होती है। आगे आता है डिनेचरिंग और नॉन नेटिव टाइप, जिसमें सेपरेशन होती है साइज़ के बेस के ऊपर। बाकी टाइप्स आते हैं आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग और 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर जो प्रोटीन्स होती हैं उसकी सेपरेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेपरेशन, द फर्स्ट टाइप इज़ नॉन डिनेचरिंग और नेटिव टाइप, जिसमें सेपरेशन साइज और चार्ज के बेस के ऊपर होती हैं। So in native phase, samples are separated according to the net charge, size and shapes of their native structure. Electrophoretic mobility occurs because most of the protein carries a negative charge in alkaline running buffers provided the electrophoretic tanks. The higher the negative charge density, the more means more charge per molecule mass, the faster the protein will migrate. सो यहाँ बोलते हैं कि जो नेटिव टाइप होता है, नेटिव टाइप का मतलब यहाँ पे कोई डिनेचरेशन नहीं हो रही, इसमें सैंपल जो होते हैं वो अपनी जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो मेंटेन रखता है। इसमें यहाँ पे इसकी जो सैंपल्स होती है उसकी सेपरेशन चार्ज के बेस के ऊपर, साइज़ के बेस के ऊपर और शेप के बेस के ऊपर सेपरेशन होती है। इलेक्ट्रोफोरेटिक जो माइग्रेशन होती है, ज़्यादातर प्रोटीन्स होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे जब उसको अल्कलाइन बफर में रखा जाता है तो जिस मॉलिक्यूल के ऊपर, जिस सैंपल के ऊपर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा वो तेज़ी से माइग्रेट करेगा। फिर आगे बोलते हैं, द सेम टाइम द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द जेल मैट्रिक्स रिटार्ड्स द मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड 3-dimensional shape. Small the protein faces only small frictional force, while the large protein faces a large frictional force. Thus, the native phase separates protein based upon their charge and mass. यहाँ पे बोलते हैं कि जो जेल में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, मॉलिक्यूल्स की माइग्रेशन होती है, ठीक है, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो उसकी मूवमेंट को क्या करता है, रिटार्ड करता है, उसको स्टॉप करने की, उसको रोकने की कोशिश में लगा होता है। और ये किस बेस के ऊपर उसको रोकता है कि उसका साइज़ कितना है और साथ साथ में उसका शेप कितना है। जिस प्रोटीन का जो साइज़ होता है वो जितना कम होगा उतना ज़्यादा कम जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो उसको फेस करना पड़ेगा, या फिर जो मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसको रेजिस्टिव फोर्स ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी। यहाँ कहते हैं 10 नेटिव फेज यानी नेटिव पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सेपरेट करता है किस बेस के ऊपर, बेस्ड अपॉन दियर चार्ज एंड मास। आगे बोलते हैं, बिकॉज नो डिनेचरेंट्स आर यूज इन नेटिव पेज, सो सब यूनिट्स इंटरेक्शन विद इन द मल्टीमेरिक प्रोटीन्स आर generally retained and information can be gained about the quaternary structure. In addition to some protein retain their enzymatic activity following the separation by the native phage, thus it may be used for the separation or the preparation of purified inactive proteins. यहाँ बोलते कि चूँकि हम यहाँ पे कोई डिनेचरेंट्स या कोई ऐसे केमिकल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं जिसमें से जो सैम्पल प्रोटीन्स होती हैं, सैम्पल मॉलिक्यूल्स होती हैं, उसकी जो इंटीग्रिटी होती है वो ख़राब हो जाए, ठीक है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल होता है, चूँकि यहाँ पे कोई डिनेचरेंट यूज़ कर नहीं रहे, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल की जो असली शक्ल होती है, असली जो उसकी शेप होती है, उससे हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि प्रोटीन का जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। इसी के साथ साथ यहाँ बोलते हैं कि कुछ ऐसे प्रोटीन्स है, क्योंकि आमतौर पर हम जानते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो यहाँ पे जो सेपरेशन हो रही है इस दौरान कुछ जब प्रोटीन को या एंजाइम को सेपरेट किया जाता है तो प्रोटीन अपने साथ जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेंटेन किया होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम उन प्रोटीन्स को प्योरीफाई करते हैं एक्टिव फॉर्म में और उसको वापस से फिर रीयूज़ कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसमें सैंपल को रिकवर किया जा सकता है फ्रॉम द नेटिव जेल बाय पैसिव डिफ्यूजन और इलेक्ट्रोइल्यूजन। In order to maintain the integrity of a sample during the electrophoresis, it is important to keep the apparatus cool, minimize the effect of denaturation and proteolysis. Extreme changes in pH should generally be avoided in native phage as they may lead to irreversible damage to proteins DNA of interest such as denaturation or aggregation. अब यहाँ पे बोलते हैं कि जो सैंपल है जिसमें हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम सैंपल को एनालाइज कर रहे हैं, तो उसमें उस अपरेटस को हमें क्या करना चाहिए, उसको
कूल रखना चाहिए ताकि सैंपल की इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन रहे, सैंपल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सैंपल का साइज़ है, सैंपल के ऊपर चार्ज है, ये सारी चीज़ें मेंटेन रहे। इसी के साथ साथ जो डिनेचरेशन की जो इफ़ेक्ट्स हैं, यहाँ पे जो प्रोटियोलाइसिस हो सकती है, यानी इसकी जो स्प्लिटिंग होगी प्रोटीन्स की, प्रोटीन ख़राब हो जाएगा, उसके इफ़ेक्ट को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ किया जाए। साथ ही साथ पीएच के जो चेंजेस होते हैं उसको बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोटीन्स और डीएनए होते हैं, प्रोटीन या डीएनए ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, ये पीएच उसको इरिवर्सिबल डैमेज पहुंचा सकता है और इससे जो हमारे प्रोटीन्स या डीएनए हैं उसकी डिनेचरेशन या एग्रीगेशन काज हो सकती है। अब दूसरा आता है डिनेचरिंग टाइप, जिसमें क्या होता है, सैंपल अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं रख पाता, बल्कि यहाँ पे जो सेपरेशन होती है वो साइज़ के बेस के ऊपर सेपरेशन होती है। सोडियम डिकाइल सल्फेट होता है, इसको यूज़ किया जाता है फॉर द डिनेचरिंग प्रोटीन्स। ठीक है, इसकी जो बाकी नाम यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम लॉरेल सल्फेट और सोडियम लोराइल सल्फेट, इसको हम कह सकते हैं। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके दो पार्ट्स हैं, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट है। जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वाटर लविंग है, ये आयनिक पार्ट होता है इसका, और जो इसका दूसरा हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, ये वाटर हेटिंग है। ठीक है, यहाँ पे इसका ये जो कार्टूनिक डायग्राम है वो भी यहाँ पे आपके सामने शो हुआ है, हेड और इसकी ये टेल बनाई गई है। दूसरा जो केमिकल यूज़ होता है इस सैंपल को डिनेचर करने के लिए वो होता है यूरिया और या फिर उसका फॉर्मामाइड इसका नाम, या मिथेनामाइड इसका नाम हो सकता है। इसमें से डीएनए और आरएनए को डिनेचर किया जाता है, उसके बाद इसकी स्टडी की जाती है। सिर्फ यहाँ पे हमें चूँकि क्या चाहिए, साइज़ चाहिए, बाकी उसकी जो इंटीग्रल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें नहीं चाहिए। अब डिनेचरेशन के यहाँ पे वेरियस स्टेप्स बताए हैं। देयर आर टू मेन स्टेप्स फॉर द डिनेचरेशन। द फर्स्ट वन इज क्लीवेज ऑफ द डाइसल्फाइड ब्रिजेस लीडिंग टू द डिस्ट्रप्शन ऑफ द टर्शियरी और द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे बोलते हैं कि जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, प्रोटीन है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, उनके बीच में जो बोलते हैं कि जो डाइसल्फाइड लिंकेजेस होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, डाइसल्फाइड लिंकेजेस को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, ताकि इस सैंपल को क्या किया जाए, सैंपल को बिल्कुल स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट किया जाए। ठीक हो गया। सो इससे हमें चूँकि कोई क्वाटर्नरी टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होते वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्रोटीन जो मॉलिक्यूल उसका साइज़ चाहिए। ठीक है, इस दौरान हम यहाँ पे कौन सा केमिकल यूज़ कर सकते हैं, डाईथायोथ्रिटोल, या फिर इसको हम DTT भी कह सकते हैं। साथ ही साथ दूसरे केमिकल हैं 2-मरकेप्टोएथेनॉल, इसके लिए यूज़ होता है कि जो डाइसल्फाइड जो ब्रिजेस हैं, ये जो बॉन्ड्स हैं, इसको तोड़ा जाए और इस मॉलिक्यूल को स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब दूसरा आता है मेकिंग द चार्ज डेंसिटी ऑफ ऑल प्रोटीन रफली इक्वल। इन डिनेचरिंग पेज प्रोटीन सैंपल्स आर हीटेड विद द SDS before the electrophoresis so that the charge density of all proteins is made roughly equal. Heating in SDS is an ionic detergent denature proteins in the sample and binds tightly to the uncoiled molecule. So यहाँ पे बोलते हैं कि जो सैंपल होता है उसको हीट किया जाता है SDS के साथ, सोडियम डोडिकाइल सल्फेट के साथ, इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर, उससे पहले। तो उसमें जो चार्ज डेंसिटी होती है सारे प्रोटीन की वो बराबर की जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक एनायनिक डिटर्जेंट होता है। अब एनायनिक डिटर्जेंट का क्या मतलब है, ये जितने भी प्रोटीन का जो उसकी जो शेप होती है उसको डिनेचर कर देता है, उसमें जो जितने भी बॉन्ड्स होते हैं उसको तोड़ दिया जाता है, उसको स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके ऊपर जितनी भी चार्ज डेंसिटी है उसको बराबर कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ देख सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं, लेकिन जब SDS हमने अप्लाई कर दिया तो एक वो स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होकर उसके ऊपर सारे के सारे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो गई आयंस की। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि consequently these samples are electrophoresed protein separates according to their mass but with a very little effect of compositional differences। तो इसके दरमियान कोई compositional differences नहीं होती, बल्कि यहाँ पे जो masses होती है, प्रोटीन्स होती है, उसको सेपरेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर मास। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे भी एक डायग्राम है, दरमियान में प्रोटीन्स है, अमीनो एसिड, और साथ में इसको घेर लिया है किसने, SDS ने, सोडियम डोडिकाइल सल्फेट ने। ठीक हो गया। और इसके जो बाकी टाइप्स हैं वो आते हैं आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग एंड 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग प्रोटीन सेपरेशन बेस्ड अपॉन देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट in a pH gradient, and in 2D electrophoresis isoelectric focusing is mainly followed by SDS page. So this was all about the types of electrophoresis. These are all the main types and general types of electrophoresis. There are many other, but these are very important in laboratory point of view.